प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा है अच्छे होंगे और घर बैठे पढ़ाई एंजॉय करते होंगे। आज हम लोग ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में ग्रुप 15 के हाइलाइट्स की चर्चा करेंगे। ग्रुप 15 के तत्वों के हाइलाइट्स, तो हेडिंग देंगे नेचर ऑफ हाइलाइट्स। नेचर ऑफ हाइलाइट्स यानी हाइलाइट की प्रकृति। हाइलाइट की प्रकृति, ठीक है। तो देखिए, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं यानी ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं, दो तरह के हाइलाइट बनाते हैं, ट्राई हाइलाइट और पेंटा हाइलाइट। तो नोट कर सकते हैं कि इस वर्ग के तत्व प्रायः दो प्रकार के हाइलाइट ट्राई हाइलाइट तथा पेंटा हाइलाइट का निर्माण करते हैं। ट्राई हाइलाइट मतलब कितना हाइड्रोजन होगा? 3। जैसे EX3, इसको कहा जाएगा ट्राई हाइलाइट। EX3 में कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। जैसे NCl3 हो गया, PCl3 हो गया, AsCl3 हो गया, SbCl3 हो गया, BiCl3 हो गया। ये सब में 3-3 हाइड्रोजन है, तो ये ट्राई हाइलाइट कहलाएगा। उसी तरह यदि EX5 हो तो कितना हाइड्रोजन है? 5 हाइड्रोजन है, तो इसको कहा जाएगा पेंटा हाइलाइट। क्या कहा जाएगा? पेंटा हाइलाइट। जैसे NCl5, हालांकि ये नहीं पाया जाता है, PCl5, AsCl5, SbCl5, BiCl5, ये सब कितना क्या हो गया? पेंटा हाइलाइट, क्योंकि इसमें कितना हाइड्रोजन है? 5 हाइड्रोजन है। Cl की जगह F भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। यहाँ भी Cl की जगह F भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। तो ये हो गए ट्राई हाइलाइट, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मिटा दें। अब हम लोग एक एक करके ट्राई हाइलाइट और पेंटा हाइलाइट के बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं ट्राई हाइलाइट, ठीक है। ट्राई हाइलाइट मतलब कितना हाइड्रोजन इसमें होगा? तो 3 हाइड्रोजन होगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम ट्राई हाइलाइट PCl3 की बात करें, तो PCl3 का स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से होता है। जिस तरह NH3PH3 का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल उसी तरह PCl3 का स्ट्रक्चर होता है। कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और आपको बताया गया कि sp3 में एक लोन पेयर हो तो क्या शेप होगा? तो पिरामिडल शेप इसका हो जाएगा पिरामिडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। इसी तरह जितने भी ट्राई हाइलाइट होंगे, NCl3, SCl3, BiCl3, जितने भी ट्राई हाइलाइट होंगे सबका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह से होगा। यही हाइब्रिडाइजेशन होगा और यही शेप होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे ट्राई हाइलाइट को। देखिए, नाइट्रोजन के जो ट्राई हाइलाइट्स हैं, ट्राई हाइलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन क्या क्या हो जाएगा? जैसे NF3 हो जाएगा, NCl3 हो जाएगा, NBr3 हो जाएगा, NI3 हो जाएगा। तो केवल इसमें NF3 जो होता है स्टेबल होता है, अस्थायी होता है। ये बाकी जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, यानी अस्थायी होते हैं।
ठीक है, क्यों ऐसा होता है? NF3 इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि इसमें जो NF बॉन्ड है, N और F के जो बीच बॉन्ड है, यह बॉन्ड जो है यह स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें यह अनस्टेबल अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि वीक बॉन्ड होता है NCl के बीच या NBr के बीच या Ni के बीच जो बॉन्ड होता है वह वीक होता है, कमजोर होता है। अब प्रश्न ये आ रहा होगा आपके दिमाग में, क्यों ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और क्यों ये बॉन्ड वीक होते हैं? तो देखो बाबू, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो साइज है, एटम का साइज, वो लगभग बराबर होता है क्योंकि ये दोनों जो हैं एक ही पीरियड में आते हैं। यदि आपके दिमाग में ध्यान होगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है, एक ही पीरियड में। अब फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, तो नाइट्रोजन और क्लोरीन और ब्रोमीन के साइज में बहुत का अंतर हो जाता है। इन दोनों का साइज लगभग इक्वल होता है। इक्वल साइज होगा, समान साइज के होंगे, एक ही साइज के होंगे तो उनका जोड़ा अच्छा होगा। अब एक बहुत छोटा हो जाए, एक बहुत लंबा हो जाए तो जोड़ा फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा। समान लंबाई का हो, दोनों छोटे हो तब भी जोड़ा ठीक होगा, दोनों लंबे हो तब भी जोड़ा ठीक होगा। एक छोटा हो और एक लंबा हो बहुत तो जोड़ा अच्छा नहीं बैठता है। वही चीज यहाँ पर है, दोनों की लंबाई, दोनों का एटॉमिक साइज क्या है? लगभग इक्वल है, इसलिए इनके बीच का बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इनके साइज में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन का क्लोरीन, नाइट्रोजन ब्रोमीन और नाइट्रोजन आयोडीन के साइज में बहुत ज्यादा का अंतर हो जाता है, एक नाटा और एक एकदम लंबा। तो क्या इनकी जोड़ी अच्छी बैठेगी? नहीं अच्छी बैठेगी। इसलिए दोनों के एटॉमिक साइज में लार्ज डिफरेंस के चलते ये बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। तो रीजन हम लोग क्या देंगे? तो यहां पर देंगे कि नाइट्रोजन तथा Cl Br के परमाणु आकार में अधिक अंतर होता है, इसके चलते ये बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। और यह स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? तो नाइट्रोजन तथा फ्लोरीन का परमाणु आकार लगभग समान होता है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए NF3 क्या होता है? अस्थायी होता है। अब नाइट्रोजन तथा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के परमाणु आकार में अधिक अंतर होता है, इसलिए बॉन्ड कमजोर होता है। कमजोर होगा इसलिए क्या होगा? अस्थायी। तो ये हम लोग देखें नाइट्रोजन के हैलाइड के बारे में कि NF3 क्यों अस्थायी होता है, जबकि NCl3, NBr3 और Ni3 क्यों अस्थायी होता है। अब आप इसको नोट कर लें। मिटा दें। अब यदि हम बात करें कि NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3 और BiCl3, इसमें किसमें सहसंयोजी गुण अधिक हो? ठीक है, ये ट्राई हैलाइड होते हैं, ये प्रायः सहसंयोजी होते हैं। लिख देते हैं कि ट्राई हैलाइड प्रायः सहसंयोजी होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। ठीक है, अब सहसंयोजी गुण इसमें किसमें अधिक होगा? तो ध्यान दीजिए, इन सब पर चार्ज बराबर होगा। क्लोरीन पर -1 तो 3 क्लोरीन है तो -3, तो नाइट्रोजन पर +3 होगा। यहाँ पर फास्फोरस पर +3, आर्सेनिक पर +3, सब पर चार्ज बराबर है। लेकिन ये हो गए कटायन, यहाँ पर ये कटायन की तरह बिहेव कर रहे हैं और ये एनायन हो गए। अब कटायन का साइज हम लोग जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है, यानी धनायन जो है कटायन, इसका आकार बढ़ेगा, धनायन का आकार बढ़ेगा। और 11th में एक हम लोग पढ़े थे पोलराइजेशन, ध्रुवण। ध्रुवण ज्यादा होता है तो सहसंयोजी गुण ज्यादा होता है।
और ध्रुवण डिपेंड करता है धनायन और ऋणायन के आकार पर। धनायन का आकार जितना ही बढ़ेगा उतना ही ध्रुवण जो होता है वह कम होते जाता है। यानी ध्रुवण, जिसको इंग्लिश में पोलराइजेशन कहा जाता है, यह पोलराइजेशन व्युत्क्रमानुपाती होता है धनायन के आकार का, धनायन के आकार का। और पोलराइजेशन समानुपाती होता है सहसंयोजी गुण के, सहसंयोजी गुण के, कोवलेंट कैरेक्टर के। तो धनायन का आकार बढ़ेगा तो पोलराइजेशन घटेगा, और पोलराइजेशन घटेगा तो सहसंयोजी गुण घटेगा। तो धनायन का आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन क्या होगा, घटेगा। पोलराइजेशन यानी हिंदी में इसको कहा जाता है ध्रुवण, हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुवण। 11th में केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को पढ़ाया गया था। अब ध्रुवण घट रहा है, अब पोलराइजेशन समानुपाती होता है सहसंयोजी गुण के, तो पोलराइजेशन घट रहा है, इसलिए सहसंयोजी गुण क्या होगा, घटेगा। यानी ऊपर से, यानी सबसे अधिक किसमें सहसंयोजी गुण किसमें होगा, तो NCl3 में सर्वाधिक सहसंयोजी, और सबसे कम किसमें होगा, तो BiCl3 में। यानी लिखेंगे सबसे कम सहसंयोजी, ठीक है। ये इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है कि धनायन का आकार के पोलराइजेशन कैसा संबंध है दोनों के बीच, व्युत्क्रमानुपाती का। यानी धनायन का आकार जितना बढ़ेगा उतना ध्रुवण घटेगा, पोलराइजेशन घटेगा, और पोलराइजेशन सहसंयोजी गुण के समानुपाती है, तो जितना ध्रुवण कम उतना सहसंयोजी गुण कम। यानी इन दोनों के बीच सहसंयोजी गुण का इसके साथ कैसा रिलेशन हो गया, व्युत्क्रमानुपाती का। धनायन का आकार छोटा होगा तो सहसंयोजी गुण ज्यादा होगा, धनायन का आकार बड़ा होगा तो सहसंयोजी गुण कम होगा। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धनायन का आकार बढ़ रहा है, इसलिए ध्रुवण घट रहा है, इसलिए सहसंयोजी गुण घट रहा है। तो इसमें सबसे अधिक सहसंयोजी हो जाएगा NCl3 और सबसे कम हो जाएगा BiCl3। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ट्राई हैलाइडों का सहसंयोजी गुण क्या होगा, घटता जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। मिटा दें। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों के ट्राई हैलाइड का सहसंयोजी गुण, सहसंयोजी गुण घटता जाता है। सहसंयोजी गुण घटता जाता है। अब एक चीज यहां पर देखिए, अब यदि विषमत के हैलाइड की बात करें, BiF3, BiCl3, BiBr3, BiI3, ये विषमत के हैलाइड है। अब इसमें विषमत सब में सेम है, अंतर क्या है, तो यहाँ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऋणायन है, और जैसे जैसे फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाएंगे ऋणायन का आकार बढ़ेगा, ऋणायन का आकार बढ़ेगा, और ऋणायन का आकार बढ़ता है तो ध्रुवण बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो सहसंयोजी गुण क्या होगा, बढ़ेगा। सहसंयोजी गुण बढ़ेगा। क्लियर। सहसंयोजी गुण, अभी हम देखें कि सहसंयोजी गुण
का धनायन के आकार के साथ व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, लेकिन ऋणायन के आकार के साथ समानुपाती का संबंध होता है। ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो सहसंयोजी गुण बढ़ेगा। तो देखिए ऋणायन का आकार बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो सहसंयोजी गुण बढ़ रहा है। इसीलिए ये सभी जो हैं ये तीनों सहसंयोजी होते हैं, सहसंयोजी, लेकिन BiF3 जो होता है आयनिक होता है। क्योंकि देखिए इधर से हम लेफ्ट टू राइट या फ्लोराइड से आयोडाइड की ओर जा रहे हैं तो सहसंयोजी गुण बढ़ रहा है, तो सबसे कम सहसंयोजी यह होगा और सबसे अधिक सहसंयोजी यह होगा। तो इसीलिए यह जो होता है लिस्ट कोवलेंट यानी सबसे कम सहसंयोजी और मोस्ट आयनिक होता है, यानी अधिक इसमें कौन गुण पाया जाता है, आयनिक गुण। फ्लोराइड से आयोडाइड की ओर जा रहे हैं तो ऋणायन का आकार जैसे जैसे बढ़ रहा है सहसंयोजी गुण बढ़ रहा है, तो सबसे अधिक सहसंयोजी ये हो जाएगा और सबसे कम सहसंयोजी ये हो जाएगा। तो जब कम सहसंयोजी होगा, सहसंयोजी गुण कम होगा, लिस्ट कोवलेंट होगा, तो अधिक कौन गुण पाया जाएगा, आयनिक गुण। इसलिए इसमें आयनिक गुण ज्यादा पाया जाता है और यह आयनिक होता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। मिटा दें। तो BiF3 क्या होता है, आयनिक होता है और बाकी विस्मत के जो ट्राई हैलाइड होते हैं वे सहसंयोजी होते हैं। अब इनके यदि हाइड्रोलिसिस की हम बात करें तो NF3 का जल अपघटन नहीं होता है, ठीक है। बाकी जितने नाइट्रोजन के हैलाइड हैं उनका जल अपघटन होगा, लेकिन NF3 का जल अपघटन नहीं होता है, या जो नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड होते हैं, ठीक है ना। तो NF3 का जल अपघटन क्यों नहीं होता है, तो देखो बाबू, नाइट्रोजन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p3। अब जल अपघटन तब होगा जल में क्या होता है, HOH होता है, ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेने का जगह होगा उसी का जल अपघटन होगा। क्लियर। जिसके पास जल के OH में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको रखने का जगह होगा वही OH के साथ जुड़ेगा और उसी का जल अपघटन। अब नाइट्रोजन में हम देख रहे हैं कि कोई इसमें खाली ऑर्बिटल नहीं है। यदि बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, कोई खाली नहीं है। यदि d यहाँ पर रहता तब यह इलेक्ट्रॉन OH से ले पाता, लेकिन इसमें d पाया नहीं जाता है, इसलिए OH का जो ऑक्सीजन है उससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसमें जगह नहीं है और इसीलिए इसका जल अपघटन नहीं होता। तो मेन रीजन क्या हो गया, तो d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण। यदि d ऑर्बिटल इसके पास रहता तब यह क्या करता कि OH से जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पर ले लेता, इसमें जगह है यहाँ पर ले लेता, इसलिए इसका जल अपघटन हो सकता था। लेकिन नाइट्रोजन में कोई d ऑर्बिटल 2 में d नहीं होता है, 2 में 2s और 2p ही होता है, 2d नहीं होता है। तो d नहीं है इसलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता, लेने का जगह नहीं है, इसलिए इसका जल अपघटन नहीं होता है। तो यहां हम नोट कर लें कि NF3 का जल अपघटन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु में रिक्त d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अब देखिए फास्फोरस के जितने ट्राई हैलाइड हैं उनमें का जल अपघटन होता है, लेकिन उसमें भी PF3 का जल अपघटन नहीं होता है। यानी PF3 फास्फोरस के जो ट्राई हैलाइड होंगे PF3, PCl3, PBr3,
PI3, केवल इसका जल अपघटन नहीं होगा, जल अपघटन नहीं होगा, लेकिन इनका जल अपघटन होगा, जल अपघटन होगा। ठीक है, नाइट्रोजन में NF3 का नहीं होता, बाकी नाइट्रोजन के हैलाइड का होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों में किसी में d ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन NCl3 की बात करें, NBr3 की बात करें, तो NCl3 में नाइट्रोजन के पास तो d ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन जो NCl3 में क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 8 10 17, तो 3d यहाँ पर होगा खाली, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल पाया जाएगा, इसलिए जल अपघटन हो सकता है, लेकिन NF3 का जल अपघटन नहीं होगा। उसी तरह फास्फोरस में PF3 का जल अपघटन नहीं होगा, लेकिन PCl3 PBr3 PI3 का जल अपघटन होगा। अब प्रश्न यह है कि फास्फोरस में तो रिक्त d ऑर्बिटल पाया जाता है, फिर भी इसका जल अपघटन क्यों नहीं होता? तो हम लिखेंगे PF3 में रिक्त d ऑर्बिटल होता है, लेकिन PF बॉन्ड PO बॉन्ड की अपेक्षा मजबूत होने के कारण PF3 का जल अपघटन नहीं होता है, जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है, PF3 में P में फास्फोरस में रिक्त d ऑर्बिटल होता है, लेकिन PF बॉन्ड जो है PO बॉन्ड की अपेक्षा मजबूत होने के कारण PF3 का जल अपघटन नहीं होता। ये क्या है? देखो बाबू, P के साथ F जुड़ा हुआ है, और जब जल अपघटन होगा तो ये मान लीजिए जल हो गया, तो जल का जो ऑक्सीजन है वह इसके d ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीजन ये OH जो है OH के O से यह जुड़ेगा। ठीक है, अब जहां एक और पहले इसका बॉन्ड मजबूत है, अब फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो इसके साथ जो बॉन्ड होगा ये मजबूत होगा। इसका साइज भी ऑक्सीजन से छोटा होता है, इसलिए बॉन्ड मजबूत होगा, लेकिन PO बॉन्ड PF बॉन्ड की अपेक्षा क्या होगा? कमजोर होगा। यह कमजोर बॉन्ड होगा और यह मजबूत होगा। तो अब ये आप बताइए कि यदि किसी का दूसरे के साथ मजबूत बॉन्ड है, तो क्या उसको छोड़ करके कमजोर वाला के साथ जुड़ेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए यह PF बॉन्ड मजबूत है, जिसके चलते यह PO बॉन्ड यहां कमजोर होने के चलते यह POH के साथ नहीं जुड़ पाता है और इसका जल अपघटन नहीं हो पाता है। PO बॉन्ड जब PF3 का जल अपघटन होगा या फास्फोरस के किसी भी ट्राइहैलाइड का जल अपघटन होगा, तो उसको किसके साथ जुड़ना पड़ेगा? जल के OH के साथ जुड़ना पड़ेगा, यानी O से जुड़ना पड़ेगा। O लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा P के रिक्त d ऑर्बिटल को, तो O से जब ये जुड़ेगा तो P और O के बीच बॉन्ड बनेगा, लेकिन पहले ही से P और F का बॉन्ड इसका मजबूत है, तो ये मजबूत बॉन्ड छोड़ करके कमजोर बॉन्ड क्यों बनाना चाहेगा? इसलिए PF3 का जल अपघटन नहीं होता है, बाकी PCl3 PBr3 और PI3 का जल अपघटन होता है। तो चलिए इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये हम जल अपघटन की बात देखें। जल अपघटन होता है तो बनता क्या है? थोड़ा एक दो रिएक्शन देख लें। जैसे NCl3 का जल अपघटन होगा तो बनेगा HClO प्लस NH3। इसका नाम क्या है? हाइपोक्लोरस
एसिड। उसी तरह यदि PCl3 का जल अपघटन होगा तो बनेगा H3PO3 प्लस HCl। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 3, फास्फोरस 1 हो गया, क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 3 3 6, ठीक है, ऑक्सीजन 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि PCl3 के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो H3PO3, इसका नाम है फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखो आप PCl3 या AsCl3, SbCl3 और BiCl3, इनमें जो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, इनमें रिक्त ऑर्बिटल होता है, रिक्त d ऑर्बिटल होता है। जैसे फास्फोरस का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब तीसरा कक्ष आ गया तो d आएगा, भले d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसके बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 3p में कितना है, 3p में 1 2 3, 3d ये हो गया खाली, ठीक है। अब खाली है, जिस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसी तरह आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में भी वैकेंट d ऑर्बिटल होगा। अब खाली d ऑर्बिटल है तो यह कहीं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, यह कहीं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। खाली d ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म कहीं से ग्रहण कर सकते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वह अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। लेविस थ्योरी के अनुसार वे एसिड होते हैं, लेविस एसिड कहलाते हैं। यानी ये जितने ट्राइहैलाइड हैं, इनमें रिक्त d ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए कैसा बिहेव करते हैं, लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो इसको हम नोट कर लें। क्या नोट करेंगे, तो ये ट्राइहैलाइड इस वर्ग के तत्वों के ट्राइहैलाइड में केंद्रीय परमाणु बताया गया, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ केंद्रीय परमाणु हो गए। केंद्रीय परमाणु में रिक्त d ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए लेविस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं, लेविस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्राइहैलाइड में जो ये तत्व हैं, केंद्रीय परमाणु में हैं, इनके पास रिक्त d ऑर्बिटल है। अभी आपको हम समझाए थे फास्फोरस के केस में रिक्त d ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वह लेविस एसिड की तरह व्यवहार करता है। अब हम लोग देखेंगे कि इनमें एसिडिक गुण जो है यानी अम्लीय गुण ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। तो देखो बाबू, जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। अब अम्लीय गुण क्या हो गया, लेविस एसिड क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म जितना आसानी से कोई ग्रहण करेगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। अब आसानी से कौन ग्रहण करेगा, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी।
विद्युत ऋणात्मकता हम लोग पढ़े हैं कि साझा युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी वह इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक आकर्षित करेगा, इसलिए उसमें अम्लीय गुण अधिक होगा। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे की ओर घट रहा है, इसलिए अम्लीय गुण क्या होगा, घटेगा। अम्लीय गुण घटेगा, यानी हम लिख सकते हैं कि तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटने पर अम्लीय गुण घटता जाता है, अम्लीय गुण घटता जाता है। नोट कर लीजिए, देखें साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। डाल दें। तो ये तो देखें कि यदि विभिन्न तत्वों के क्लोराइड हैं तो उसमें अम्लीय गुण क्या होगा। अब मान लीजिए कि जैसे एक ही तत्व के जैसे PF3 हो गया, PCl3 हो गया, PBr3 हो गया, PI3 हो गया, एक ही तत्व के हैलाइड हैं, तब क्या होगा। तो इसमें भी वही चीज होगा, विद्युत ऋणात्मकता जैसे जैसे घटेगी, विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो घटेगी, यानी अम्लीय गुण घटेगा, तो अम्लीय गुण घटेगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि विद्युत ऋणात्मकता यदि घटेगी तो अम्लीय गुण क्या होगा, घटेगा। नोट कर लीजिए इसको। तो PCl3 या AlCl3 नाइट्रोजन को छोड़ करके इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनके हैलाइड कैसा बिहेव करते हैं, लेविस एसिड की तरह, क्योंकि रिक्त d ऑर्बिटल उनमें होता है। लेकिन यदि हम नाइट्रोजन के हैलाइड की बात करें तब क्या होगा, तो देखो बाबू, जैसे NF3, NCl3, MbR3, Ni3 की बात करें, नाइट्रोजन के हैलाइड की बात करें, तो ये जो है नाइट्रोजन के हैलाइड, नाइट्रोजन में रिक्त d ऑर्बिटल नहीं होता है। जब रिक्त d ऑर्बिटल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, वो ग्रहण नहीं कर सकता है। लेकिन इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो यह दे सकता है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो दे सकता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है, उसको लेविस थ्योरी के अनुसार बेस कहा जाता है। इसलिए कैसे होंगे, तो क्षारीय गुण वाले होंगे, यानी नाइट्रोजन के ट्राइहैलाइड लेविस बेस की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में रिक्त d ऑर्बिटल नहीं होता है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए लेविस बेस की तरह व्यवहार करता है, क्लियर हो गया। नाइट्रोजन में रिक्त d ऑर्बिटल नहीं होगा, अभी आपको समझाया कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, दूसरा ऑर्बिट में, दूसरा कक्ष में s और p केवल होता है, d नहीं होता है।
तो डी जब होता ही नहीं है तो खाली का कोई सवाल ही नहीं है। तो डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एवं ग्रहण नहीं कर सकता है, अम्ल की तरफ व्यवहार नहीं कर सकता है। तब क्या करेगा, अब इसमें सब में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो किसी को दे सकता है, और जो लोन पेयर दे सकता है वह बेस की तरह व्यवहार करता है, इसलिए लेविस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। अब लेविस बेस की तरह व्यवहार करते हैं तो कौन अधिक क्षारीय होगा, कौन ज्यादा लेविस बेस की तरह व्यवहार करेगा। तो देखो बाबू, जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी, विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी, लेविस बेस जो गुण है क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, क्षारीय गुण, इसलिए क्षारीय गुण बढ़ेगा विद्युत ऋणात्मकता घटने पर। यानी यहां लिख सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता घटने पर ट्राई हैलाइड का क्षारीय गुण बढ़ता है, क्षारीय गुण बढ़ता है। हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो ट्राई हैलाइड का क्षारीय गुण बढ़ेगा। तो ये हम लोग देखें ग्रुप 15 के तत्वों के ट्राई हैलाइड के बारे में पूरा डिटेल में, इसको आप लोग नोट कर लें। तो अब हम लोग देखते हैं पेंटा हैलाइड्स के बारे में। पेंटा हैलाइड्स, अभी हम लोग क्या देखे ट्राई हैलाइड के बारे में, अब देखते हैं पेंटा हैलाइड के बारे में। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। जैसे हम PCl5 की स्ट्रक्चर की बात करें, यह PCl5 का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, कितने बॉन्ड इसमें हो गए, तो एक PCl बॉन्ड ये हो गया, ये दूसरा PCl बॉन्ड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये इक्वाटोरियल बॉन्ड कहलाता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वाटोरियल हो गया, और यह जो है ऊपर जो है प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, इसको एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है। यानी ए यहाँ पर हो गया एक्सियल बॉन्ड, और ई यहां पर हो गया इक्वाटोरियल बॉन्ड, इक्वाटोरियल बॉन्ड। ठीक है ना। ये PCl बॉन्ड 5 बॉन्ड है इसमें, देखिए PCl 5 बॉन्ड है, 1 2 3 4 और 5। यह जो बॉन्ड है यह PCl वाला, यह प्लेन के ऊपर, ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर हो गया, और यह प्लेन के नीचे, यह एक्सियल बॉन्ड कहलाता है, और यह इक्वाटोरियल बॉन्ड कहलाता है। और एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होता है, एक्सियल बॉन्ड की जो लंबाई है यह बड़ा होता है इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ से, इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ से। ठीक है ना। यानी दो जो एक्सियल बॉन्ड है, इसमें एक्सियल बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ एक्सियल बॉन्ड कितना है, तो 2, ये 2 एक्सियल बॉन्ड हो गए। नंबर ऑफ इक्वाटोरियल बॉन्ड, इक्वाटोरियल बॉन्ड कितना हो गया, 3। ठीक है ना। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पढ़ाया गया है कि इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, और स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो ये जो बॉन्ड एंगल है 120 120 120, और ये जो प्लेन के ऊपर है, यह जो प्लेन के ऊपर है वो प्लेन के साथ 90 का, यह भी 90 का। यानी 2 तरह का बॉन्ड एंगल इसमें पाया जाता है,
120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हटा दें। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करता है, जबकि फास्फोरस तथा इस वर्ग के अन्य तत्व पेंटाहेलाइड का निर्माण करते हैं। क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या इसको दूसरे रूप में भी पूछा जाता है कि PCl5 पाया जाता है जबकि NCl5 नहीं। क्यों? ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, PCl5 पाया जाता है लेकिन NCl5 नहीं पाया जाता है, क्यों? या नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करता है जबकि फास्फोरस पेंटाहेलाइड का निर्माण करता है, क्यों? दोनों एक ही तरह क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। क्या आंसर देंगे? तो देखो बाबा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए तो 1s2 2s2 2p3, यानी नाइट्रोजन का बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। तो इसकी सहसंयोजकता कितनी होगी? 1 2 3, 3 सहसंयोजकता 3 होगी, यानी 3 सहसंयोजक बंध ये बना सकता है, 3 के साथ साझा कर सकता है। लेकिन फास्फोरस का यदि देखें, अब देखिए इसमें यदि 2d रहता तब यहाँ d रहता तो ये अपनी वैलेंसी को फैला सकता था, लेकिन 2 में d नहीं पाया जाता है, d नहीं पाया जाता है इसलिए अपनी सहसंयोजकता को बढ़ा नहीं सकता है, फैला नहीं सकता है। लेकिन फास्फोरस का देखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। इसमें फास्फोरस का सामान्य अवस्था में यदि आप देखिए तो बाहरी कक्ष में 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। 3p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 3p में, और यहां पर 3d खाली है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब यही फास्फोरस जब उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका जो है ये चला जाता है इसमें। ठीक है, यह अयुग्मित हो जाता है, यानी 3s में कितना बच जाएगा? 1। 3p में 1 2 3 है। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसका किसमें चला गया? 3d में। अब कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 2 3 4 5। तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये अपनी या 5 क्लोरीन के साथ 5 फ्लोरीन के साथ 5 ब्रोमीन के साथ ये साझा कर सकता है और इसलिए PCl5 बना सकता है। जबकि नाइट्रोजन केवल 3 यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही के साथ साझा कर सकता है, NCl3 बना सकता है, NBr3 बना सकता है, NF3 बना सकता है, लेकिन 5 के साथ जुड़ नहीं सकता है क्योंकि 3 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यह इसमें D है नहीं कि यार इस तरह का काम कर सकता है, अपनी संयोजकता को फैला सकता है। तो यहाँ इसकी अधिकतम सहसंयोजकता कितनी हो गई? तो इसकी सहसंयोजकता कितनी हो गई फास्फोरस का? तो आप देख सकते हैं कितना हो गया? 5 हो गया। 1 2 3 4 5 सहसंयोजक बंध बना सकता है, इसलिए अधिकतम सहसंयोजकता कितना हो गया? 5। तो क्या मेन रीजन है? तो नाइट्रोजन परमाणु के पास रिक्त d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण यह अपनी सहसंयोजकता को फैला नहीं सकता है, इसलिए NCl5 नहीं बना सकता है, पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है।
लेकिन फास्फोरस तथा इस वर्ग के अन्य तत्व जो हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके पास रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए अपनी सहसंयोजकता को क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, और फैला सकते हैं इसलिए PCl5 बना सकते हैं, AsCl5 बना सकते हैं, यानी पेंटा हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हम लोग बना लेंगे और बनाने के बाद हम लैंग्वेज लिखेंगे, लिखा रहे हैं आपको। नाइट्रोजन परमाणु में रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण यह अपनी सहसंयोजकता को विस्तारित नहीं कर सकता। विस्तारित करना मतलब फैलाना, विस्तारित नहीं कर सकता है, इसलिए पेंटाहैलाइड का निर्माण नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण अपनी सहसंयोजकता को विस्तारित कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं, इसलिए पेंटाहैलाइड बना सकते हैं, पेंटाहैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। मिटा दें। अब पेंटाहैलाइड जो है, अभी हम लोग देखें कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल है, और रिक्त डी ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं तो कैसा बिहेव करेंगे, लेविस एसिड की तरह। तो लिख सकते हैं कि फास्फोरस तथा अन्य तत्वों के पेंटाहैलाइड रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए लेविस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। फास्फोरस में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में भी रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, और रिक्त डी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जगह है और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए लेविस एसिड हो गए। अब जरा इनकी हाइड्रोलिसिस की चर्चा कर लें तो पेंटाहैलाइड का जल अपघटन होता है, केवल PF5 का जल अपघटन नहीं होगा। रीजन वही है
कि पीएफ बॉन्ड जो है वो पीओ बॉन्ड की अपेक्षा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। क्योंकि आपको पीएफ3 में भी बताया गया था कि पीएफ3 का जल अपघटन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पीएफ बॉन्ड पीओ बॉन्ड की अपेक्षा मजबूत होता है, इसलिए पीएफ3 का जल अपघटन नहीं होता है। उसी तरह पीएफ5 का भी जल अपघटन नहीं होगा, क्योंकि पीएफ बॉन्ड पीओ बॉन्ड की अपेक्षा क्या होगा, मजबूत होगा। तो इसको भी नोट कर लें, पीएफ5 पेंटाहेलाइड का जल अपघटन होता है। पर लिख लें, पेंटाहेलाइड का जल अपघटन होता है, जल अपघटन होता है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, PCl5 का जल अपघटन जब होता है तो यह बनाता है H3PO4 प्लस HCl। H3PO4 का नाम फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको बैलेंस कर दिया जाए। चलिए यहाँ 3 लगा देते हैं, तो यहाँ 3 हो गया, Cl कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 3, 4 यहां पर है, एक्चुअली देखिए होता ये है कि पहले यह टूटता है PCl5 जो है पहले टूटता है POCl3 और HCl में, और फिर यह POCl3 जो है इसका जल अपघटन होता है तो यह टूटता है H3PO4 प्लस HCl। इस तरह से टूटता है, ठीक है। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, POCl3 POCl3 हो गया और HCl कितना हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया, POCl3 यहां पर हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2, ठीक है, हो गया। अब POCl3 का जल अपघटन होगा तो H3PO4, देखिए यहां पर ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है, फास्फोरस 1 है, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो यहाँ 3 चाहिए, चलिए 3 हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए 3 दूनी 6, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कर दिए। अब देखिए Cl भी 3 हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये इसका नाम हो गया फास्फोरिक एसिड। ये फाइनल प्रोडक्ट जो हमको मिलता है, क्या मिलता है, फास्फोरिक एसिड। तो PCl5 का जल अपघटन होगा तो क्या मिलेगा, फास्फोरिक एसिड, और PCl3 का जल अपघटन होता है तो क्या मिलता है, फास्फोरस एसिड। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए इसको मिटा दें, तो पेंटाहेलाइड का जल अपघटन होगा, PCl5 PBr5 PI5 इन सब का जल अपघटन होगा। किसका जल अपघटन नहीं होगा, तो PF5 का जल अपघटन नहीं होगा। इसको नोट कर लेते हैं कि PF5 का जल अपघटन नहीं होगा, जल अपघटन नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, सेम रीजन जो PF3 में था। क्या PF3 में था कि PF बॉन्ड जो है PO बॉन्ड की अपेक्षा स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए PF3 का जल अपघटन नहीं होता, और सेम रीजन है कि PF5 का जल अपघटन नहीं होता। एक और चीज, PCl5 वाष्प अवस्था में कोवलेंट है, सहसंयोजी है, लेकिन ठोस अवस्था में यह आयनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। PCl4 प्लस PCl6 माइनस के रूप में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। PCl5 वाष्प अवस्था में सहसंयोजी है, लेकिन ठोस अवस्था में यह आयनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। PCl4 प्लस कैसा हो जाएगा, तो यह टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और PCl6 माइनस कैसा हो जाएगा,
तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालकर शेप निकालिएगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखें ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के हैलाइड के बारे में। अब पिछले लेक्चर का जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे उसका आंसर और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये पिछले लेक्चर में पूछे गए क्वेश्चन का ये आंसर हो गया और आज के लेक्चर पर आधारित ये कुछ क्वेश्चन हैं। आप लोग जैसा कि प्रत्येक लेक्चर वीडियो में बताया गया है कि डेली का वीडियो डेली देखें, नोट करें, रिवाइज करें और उसका आंसर उसी दिन कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आशा है आप लोग प्रतिदिन का क्लास डेली करते होंगे, नोट करते होंगे और बहुत बच्चे जो हैं वे आंसर डाल रहे हैं। आप लोग भी आंसर डालेंगे। थैंक यू।